हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा है कि आपको मालूम है, हमने जो प्रीवियस वीडियो देखा था, ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम एक सिद्धांत देख रहे थे। उस सिद्धांत का नाम है आपका जीन पियाजे का विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत, ठीक है ना, यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे हमने एक और नाम दिया था, ठीक है ना। अब क्या है कि ये भी हमने देख लिया था कि एक वो जीन पियाजे है। जीन पियाजे को आप एक और किस नाम से यानी किनका जनक मानते हैं, उनको आप मानते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे को माना जाता है, ठीक है ना। जबकि क्यों इसलिए माना जाता है, क्योंकि 1923 के अंदर इन्होंने क्या किया था, बालकों की बुद्धि के क्रमिक विकास का अध्ययन किया था। उसी के ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम भी हमने देख लिया था। उस बुक का नाम क्या था? द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड। 1923 स्विट्जरलैंड निवासी जीन पियाजे ने अपनी बुक लिखी, जिसमें बालकों की बुद्धि के क्रमिक विकास का इन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है ना। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने उस जो प्रीवियस वीडियो था, ठीक है ना, 2 वीडियो हम उसके ऊपर बना चुके हैं, जिसके अंदर हमने बालकों के 2 भाग का, उनके मस्तिष्क के 2 भाग का अध्ययन किया था। एक में हमने किया था संज्ञानात्मक संरचना का, और जबकि दूसरे में किया था हमने संज्ञानात्मक प्रकारात्मकता का अध्ययन किया था, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा था कि बालकों का जो विकास होता है बुद्धि का, ठीक है ना, उसके 4 स्तर होते हैं। कितने? 4 स्तर होते हैं, जिसमें से हमने 2 स्तर का अध्ययन जो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम कर चुके हैं। 2 स्तर हमने कौन कौन से देखे थे? एक हमने देखा था इंद्रिय जनित गामक अवस्था, या फिर आप संवेदी गामक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक है ना। जबकि दूसरी जो अवस्था हमने देखी थी, वो देखी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर आप पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसे आप पूर्व बाल्य अवस्था, यानी कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था हमने वो देख लिया था। ये हमने 2 स्तर प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देख लिए थे, ठीक है ना। आज इस वाले वीडियो के अंदर हम तीसरा स्तर देखने वाले हैं बुद्धि का, ठीक है ना। तीसरा जो इनका क्रमिक विकास का जो सिद्धांत है, ठीक है ना, वो कौन सा है? उस तीसरे स्तर का नाम है आपका मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था, ठीक है ना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसे आप वो बोल सकते हैं, ठीक है ना। और इसके ये भी ध्यान रखिए कि इसका जो टाइम पीरियड है, ठीक है ना, अभी तक के जो टाइम पीरियड थे 0 से 2 और 0 से 2 वर्ष और 2 से 7 वर्ष, ये हमने देख लिए थे, ठीक है ना। लेकिन इस वाले का टाइम पीरियड कितना है, ये ध्यान रखिए। ध्यान दोस्तों, ये एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। इसका जो टाइम पीरियड है कितना है इसका टाइम पीरियड आपका 7 से 11 वर्ष की अवस्था। कौन से वर्ष की अवस्था? ये आपके 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। जीन पियाजे ने इस अवस्था के बारे में क्या कहा, क्या इस सिद्धांत के अंदर कहते हैं, यानी कि ये देख लीजिए कि 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है ना, उसके अंदर जीन पियाजे ये कहते हैं कि 7 से इस वर्ष की अवस्था के अंदर बालकों के अंदर एक तो क्या होता है, संप्रत्यय का निर्माण होता है। क्या होता है? संप्रत्यय का निर्माण करना सीख जाता है। संप्रत्यय का निर्माण शुरू हो जाता है, ठीक है ना। संप्रत्यय निर्माण शुरू हो जाता है, ठीक है ना। संप्रत्यय निर्माण कैसे? जैसा कि मैंने आपको बताया था, संप्रत्यय निर्माण ये होता है कि वस्तुओं का क्या करते हैं, वस्तुओं का नामकरण करना, ठीक है ना। नामकरण करना, उनका वस्तुओं का समूह में विभाजन करना। क्या करना? समूह में विभाजन करना, वस्तुओं का नामकरण करना। ये सब क्या करता है बालक? इस अवस्था में अपना ये संप्रत्यय का निर्माण शुरू कर देता है, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए इस अवस्था में जो संप्रत्यय का निर्माण, ये तो हमने पहले जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने देख लिया था कि है ना, पूर्व बाल्यावस्था के अंदर संप्रत्यय का जो निर्माण होता है वो दोषपूर्ण होता है। क्यों होता है दोषपूर्ण? क्योंकि उसके अंदर बालक निर्जीव के अंदर भी सजीव का, मतलब ये कह लीजिए कि किसी भी निर्जीव के अंदर सजीव का एक संबंध देखता है, यानी कि वो सजीव का जो भी संप्रत्यय है ना, वो निर्जीव के अंदर देखने लग जाता है, ठीक है ना। इसलिए उसका जो संप्रत्यय का निर्माण होता है वो दोषपूर्ण होता है। जबकि इस अवस्था में संप्रत्यय का निर्माण होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक क्या करता है, वस्तुओं का नामकरण, वस्तुओं का विभाजन, वस्तुओं का वर्गीकरण करना, ठीक है ना, ये समूह में बांटना, ये सब करना सीख जाता है इस अवस्था के अंदर बालक, ठीक है। अब होता है क्या है, 7 से 11 वर्ष की इस अवस्था के अंदर बालक इन सबको सीखने के बाद, संप्रत्यय का निर्माण होने के बाद, बालक के अंदर एक और चीज का विकास होना शुरू हो जाता है। किसका होता है? जैसा कि हमने उस वाले जो प्रीवियस जो स्तर था उसके अंदर देखा था, उत्क्रमणीयता का अभाव होता है, ठीक है ना। कौन से? 2 से 7 वर्ष की अवस्था में उत्क्रमणीयता का अभाव होता है। उत्क्रमणीयता का हमने अर्थ बताया था आपको। उत्क्रमणीयता यानी कि विपरीत सोचना, यानी कि मतलब संबंध के बारे में सोचना है। कैसे? जैसे मैंने उस वाले वीडियो के अंदर आपको उदाहरण बताया था कि अगर किसी बालक को अगर आप ये कह देते हैं कि आप एक बालक है, ठीक है ना, आपकी एक बहन है, तो आपकी बहन का एक भाई भी होगा, ठीक है ना। अब अगर वो बालक उस वाली अवस्था के अंदर क्या होता है, ये सोच नहीं पाता है, विपरीत यानी उत्क्रमणीयता के रूप में नहीं सोच पाता है कि उसकी बहन का जो भाई है वो खुद ही है, ठीक है ना। लेकिन इस अवस्था के अंदर आते आते इसका जो अभाव होता है वो दूर हो जाता है। किसका? उत्क्रमणीयता का जो अभाव होता है ना, उत्क्रमणीयता का अभाव
नहीं होता है इस वाले के अंदर ना, यानी उत्क्रमणीयता का जो अभाव होता है वो दूर हो चुका होता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर किसी भी वस्तुओं का आपस में संबंध स्थापित करने, वस्तुओं में समानता असमानता दूरी आदि का जो भी उसके अंदर एक संप्रत्यय बनना होता है वो सारा विकास इसके 7 से 11 वर्ष की अवस्था में होने लग जाता है। और ठीक है ना, और 11 वर्ष की अवस्था तक आते आते इसका एक जो संप्रत्यय होता है वो धीरे धीरे क्लीन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब बिल्कुल क्लियर रहता है। अब देखिए क्या है कि इसके अंदर जो संप्रत्यय बनते हैं ना वो केवल एक मूर्त रूप से रहते हैं, जैसा कि इसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक है ना। कैसे कि है ना, इसके अंदर जो संप्रत्यय बन गए ना, ठीक है, तो वो संप्रत्यय ये रहता है कि जब तक वस्तु उसके सामने मूर्त रूप में यानी एज अ फिजिकल उसको ये अगर वस्तु दिख रही है, जब तक ये उसके सामने इसका संप्रत्यय बना रहेगा, यानी कि वस्तु का मूर्त रूप में जो संप्रत्यय होता है तब तक ही रहता है। अगर वस्तु उसके वहां से गायब कर दी जाए तो आप उसको बोलोगे ना उस वस्तु के बारे में सोचिए, तो उस वस्तु के बारे में नहीं सोच पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो अवस्था के अंदर जो इसका जो मतलब ये बोल सकते हैं कि आप जो अवस्था का जो निर्माण हो रहा है ना, जो भी संप्रत्यय का निर्माण हो रहा है वो मूर्त रूप से हो रहा है। ठीक है ना, मूर्त रूप से यानी कि वस्तु उसके सामने एज अ फिजिकल भौतिक रूप से उपस्थित है, तब तक इसका जो संप्रत्यय का निर्माण हो रहा है तब तक ही हो रहा है, क्योंकि और एक जो निर्माण होता है वो संप्रत्यय का निर्माण एक मूर्त रूप से इस अवस्था के अंदर होता है। ठीक है ना, अब जो नेक्स्ट जो स्तर है ना आपका, वो नेक्स्ट वाला जो स्तर है आपका वो है चौथा स्तर देखते हैं। ठीक है ना, कौन सा हम देखते हैं इसका चौथा स्तर। चौथा स्तर क्या कहता है देखिए, चौथा स्तर है आपका अमूर्त संक्रियात्मकता की अवस्था। ठीक है ना, कौन सा? अमूर्त संक्रियात्मक की अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसे एक और नाम दे सकते हैं हम, इस अवस्था को एक और नाम दे सकते हैं औपचारिक संक्रियात्मकता की अवस्था। ठीक है ना, औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है ना, इसका टाइम पीरियड कितना? उसका टाइम पीरियड हमने देखा था 7 से 11 वर्ष, जबकि इसका टाइम पीरियड कितना हो गया आपका 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक का। ठीक है ना, 11 वर्ष से 15 वर्ष के जो टाइम पीरियड होता है इसका, 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक का जो टाइम पीरियड इसका, वे इसका अमूर्त संक्रियात्मक यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का जो टाइम पीरियड है वो आपका कौन सा हो गया? 11 से 15 वर्ष की अवस्था का इसका टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं, इस अवस्था की क्या क्या विशेषताएं देखिए। तो देखिए क्या है कि अगर ये आपके है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है तो हमने देख लिया इसका जो टाइम पीरियड है वो कौन सा है, वो आपका टाइम पीरियड इसका 11 से लेकर 15 वर्ष का जो टाइम पीरियड है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का आपका समयकाल माना जाता है। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखिए कि ये जो अवस्था है ना आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये अंतिम चरण है, यानी बालक के विकास, मानसिक विकास के यानी बुद्धि के क्रमिक विकास के सिद्धांत में जो जीन पियाजे ने 4 स्तर बताए उसके अंदर से ये कौन सा स्तर है? ये उच्चतम स्तर है। कौन सा? उच्चतम स्तर है। ठीक है ना, ये क्या क्या जीन पियाजे ने इसको उच्चतम स्तर बताया? क्योंकि ये अंतिम, कौन सा? क्योंकि ये अंतिम स्तर है और इसलिए इसको कौन सा स्तर बता दिया उन्होंने? उच्चतम स्तर बताया। उच्चतम स्तर बताने का कारण क्या है? उच्चतम स्तर बताने का कारण ये है कि उपरोक्त जो हमने 3 अवस्थाएं पढ़ ली, उपरोक्त तीन अवस्थाओं की जो कमी हो, उपरोक्त 3 अवस्थाओं की कमी इसमें पूर्ण होती है। उपरोक्त 3 अवस्थाओं की कमी इसमें पूर्ण होती है। कैसे होती है? देखिए ऐसे होती है, कैसे होती है कि जैसे उपरोक्त 3 अवस्थाओं के अंदर कौन कौन सी कमी, जैसे कि हमने 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था देखी थी यानी कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था, उसके अंदर हमने देखा था कि जो बालक के अंदर किसी भी चीज का जो मतलब संप्रत्यय बनता है वो मूर्त रूप से भी नहीं होता है ना अमूर्त रूप से होता है, यानी कि केवल जब तक वस्तु उसको दिखाई दे रही है तब तक है, जैसे हटा लोगे उसके बारे में कोई संप्रत्यय नहीं होगा क्योंकि वो आत्म केंद्रित अहम हो है। ठीक है ना, यानी कि अहम की उसके अंदर भावना रहती है कि यानी कि मैं ही सब कुछ हूँ। ठीक है, जबकि हमने देखा था कि उसके बाद की जो अवस्था देखी थी, हमने देखा था 2 से 7 वर्ष की अवस्था, उसके अंदर हमने देखा था कि संप्रत्यय का जो निर्माण होता है वो तो होता है, लेकिन जो निर्माण होता है ना वो दोषपूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो निर्जीव के अंदर भी सजीव की प्रतिक्रिया यानी कि जो भी संबंध जो संप्रत्यय है उसका विचार उसके अंदर करने लगता है, सजीव को मतलब निर्जीव के अंदर सजीव को देखने लगता है। ठीक है ना, उसको क्या नाम दिया गया था? उसको एनिमस नाम दिया गया था, जो है ना। और उसके अंदर हमने देखा था कि उत्क्रमणीयता का अभाव 2 से 7 वर्ष की अवस्था में रहता है, जबकि अभी जो हमने देखा था एक तीसरी अवस्था देखी थी हमने, कौन सी? मूर्त संक्रियात्मकता की जो अवस्था देखी थी। ठीक है ना, वो कौन सी देखी थी हमने? वो देखी थी 7 से 11 वर्ष की अवस्था। ठीक है, उस अवस्था के अंदर क्या होता है? उसमें उत्क्रमणीयता का जो अभाव होता है वो धीरे धीरे दूर होने लगता है, बालक समानता असमानता कम ज्यादा दूर मतलब दूरी संबंध आदि के बारे में ज्ञान होना शुरू हो जाता है और संप्रत्यय का निर्माण भी उस अवस्था के अंदर शुरू हो जाता है। ठीक है, इन सब की चीजों के बाद हमने उसके अंदर भी एक कमी देखी थी जो 7 से 11 वर्ष में। सबसे बड़ी कमी क्या थी? सबसे बड़ी कमी हमने ये देखी थी कि उसके अंदर अभी तक जो संप्रत्यय का निर्माण हो रहा था वो मूर्त रूप से हो रहा था, यानी कि जब तक वस्तु भौतिक रूप से उसके सामने है तब तक ही उस वस्तु के बारे में उसके माइंड में संप्रत्यय बन रहा है, उसकी स्मृति में। लेकिन अगर वस्तु उसके सामने से हट जाती है तो उसके बारे में कोई संप्रत्यय उसके अंदर नहीं बनता।
ठीक उसी प्रकार अमूर्त संक्रियात्मक स्तर की जो अवस्था है इसके अंदर इस चीज का दोष पूर्ण होता है। यानी कैसा, इसके नाम से स्पष्ट है अमूर्त, यानी कि इस अवस्था के अंदर बालक के अंदर कौन कौन से, एक तो देखिए बालक के अंदर कौन कौन से, एक तो ये देख लीजिए कि आपकी उच्चतम स्तर है, ठीक है, उपरोक्त 3 अवस्थाओं की कमियां इसके अंदर पूर्ण होती है। और कौन कौन सी विशेषताएं हो गई, और ये हो गई आपकी विशेषता कि इसके अंदर तर्क करने, विचार करने, किसी भी चीज को तर्क करने, विचार करने, समझने, ठीक है ना, समझने, भाषा का विकास कर लीजिए, ठीक है ना, आदि, ये सभी का क्या हो जाता है, ये सभी पूर्ण होते हैं, ठीक है ना, आदि का विकास पूर्ण होता है, ये सभी क्या होते हैं, इस अवस्था के अंदर पूर्ण होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि इसी अवस्था के अंदर अमूर्त रूप से अमूर्त विचारों, यानी अमूर्त विचारों का प्रारंभ होता है, अमूर्त विचारों का प्रारंभ होता है, यानी यूं कह लीजिए इसके अंदर जो संप्रत्यय बनना होता है, अभी तक हम मूर्त रूप से संप्रत्यय बन रहा था, लेकिन इस अवस्था के अंदर जो संप्रत्यय बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, अमूर्त रूप से, यानी कि अगर वस्तु उसके सामने उपस्थित नहीं है तो भी उसके बारे में संप्रत्यय बना लेगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे हम ऐसे देख सकते हैं, मान लीजिए अगर मैं बालक को कहूँ ABC एक त्रिभुज है, मान लीजिए मैं उसे कहूँ ABC एक त्रिभुज है, तो आप सोचने लग जाएगा कि हाँ ABC एक त्रिभुज है, जबकि अभी तक मैंने उसके सामने इसको भौतिक रूप से प्रस्तुत नहीं किया है, ठीक है ना, इसलिए कौन सी अवस्था हो गई है, अमूर्त संक्रियात्मकता की अवस्था हो गई, ठीक है। इसी अवस्था के अंदर बालक के अंदर और भी विकास कौन कौन से हो जाते हैं, इसके अंदर बालक के अंदर मतलब अन्वेषण रूप से, यानी किसी भी चीज को खोज करने, समस्या का समाधान खुद से निकालने, खुद ही किसी समस्या का समाधान करने, ठीक है ना, रचनात्मकता का विकास इसके अंदर हो जाता है, मौलिकता का विकास उसके विचारों में आने लगता है, इन सभी का विकास अमूर्त संक्रियात्मकता की अवस्था के अंदर पूर्ण हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि 11 से 15 वर्ष की जो अवस्था है वो उच्चतम, उसकी जो अवस्था है वो जीन पियाजे ने अंतिम अवस्था माना और इसको उच्चतम अवस्था भी माना, ठीक है ना। आप जीन पियाजे के इस सिद्धांत का हम शैक्षिक निहितार्थ देखेंगे। दोस्तों देखिए शैक्षिक निहितार्थ इस सिद्धांत का क्या है वो देखते हैं। देखिए तो क्या है कि देखिए अभी है ना, ये अभी तक देख लिया आपने अमूर्त संक्रियात्मक, अब हम देख रहे हैं जैसे इसका शैक्षिक निहितार्थ शैक्षिक निहितार्थ यानी कि पियाजे का जो सिद्धांत है, इनका शैक्षिक रूप से निहितार्थ क्या निकलता है वो देखिए इनका शैक्षिक निहितार्थ आप यहाँ हेडिंग हम लिख सकते हैं, शैक्षिक निहितार्थ क्या निकलता है। शैक्षिक निहितार्थ के अंदर आप पहला ये बोल सकते हैं कि इन अवस्थाओं को ध्यान में रखते ही बालकों के पाठ्य पुस्तक व पाठ्य सहगामी क्रियाएं, बालकों के पाठ्य पुस्तक पाठ्य सहगामी क्रियाओं का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना, का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि बालक की इसके अंदर जो शिक्षा का जो मतलब जो होता है ना कि अपन बोलते हैं जो सेंट्रल जो एजुकेशन होती है वो किसको ध्यान में रखती होती है, इसके अंदर जो शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है उनका मेन केंद्र बिंदु कौन सा होता है, शिक्षा का केंद्र बिंदु। इसके अंदर शिक्षा का जो केंद्र बिंदु होता है ना वो कौन होता है, बालक होते हैं। कौन होता है, बालक होता है। जबकि हमने एक प्रीवियस शायद 2 या 3 वीडियो पहले हमने एक वीडियो के अंदर देखा था कि अगर आप पारंपरिक रूप से शिक्षण करा रहे हैं ना तो उसके अंदर जो केंद्र बिंदु होगा ना तो उसका केंद्र बिंदु क्या होगा, बालकों की पाठ्य पुस्तक होगी, यानी कि पाठ्य पुस्तक को ध्यान में रखते हुए बालकों को शिक्षण कराया जाता है। जबकि इसके अंदर जो शिक्षण कराया जाता है वो बालकों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि बालक की अवस्था क्या है, उसकी मानसिक आयु कितनी है, वो कितनी किसी चीज को सीख सकता है, उसकी अर्जित करने की क्षमता कितनी है, यानी कि बालक की कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए उसका अध्ययन कराया जाता है। इसलिए इसके अंदर शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है वो बालक है। तीसरा, ठीक है, तीसरा आप क्या बोल सकते हैं, तीसरा हम ये बोल सकते हैं कि इसके शैक्षिक निहितार्थ में कि अध्यापक को शिक्षण कराते वक्त अध्यापक को शिक्षण कराते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो कोई विशेष प्रकार का अधिगम बालक को सिखाना चाहता है, ठीक है ना, मान लीजिए कोई विशेष क्रिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप यूँ ले सकते हैं कि अगर कोई शिक्षक ये चाहता है कि वह बालक को ना एक इंटरनेट का ज्ञान दे, मान ले है ना कि इंटरनेट क्या होता है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है और कैसे कंप्यूटर में वह कार्य करता है, तो वो बालक को है ना अगर वो 2 से 7 वर्ष की अवस्था में अगर सिखाना चाहेगा ना तो बालक या तो उसको सीख नहीं पाएगा कोई भी, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक उसकी अवस्था ये नहीं हुई है कि वो इस चीज को जल्दी कैप्चर कर ले। लेकिन अगर वो 11 से 15 वर्ष की अवस्था में इस चीज का ज्ञान देना शुरू करेगा ना तो क्या है कि बालक धीरे धीरे उसको पकड़ना शुरू कर लेगा। क्यों ये होता ये है कि अगर इसलिए इसको आप शैक्षिक निहितार्थ में यूँ देख सकते हैं कि किसी भी अध्यापक को शिक्षण कराते समय ये ध्यान रखना चाहिए, अध्यापक को ये ध्यान रखना है कि अगर विशेष प्रकार का शिक्षण वो करा रहा है बालक को, तो अगर किसी भी चीज की है ना अगर विशेष प्रकार का शिक्षण करा रहा है तो किसी भी चीज की समय से ज्यादा जल्दी और समय से ज्यादा देरी करना दोनों ही गलत है।
अगर आप बालक को समय से पहले कोई शिक्षण दे रहे हैं तो वो गलत है, लेकिन उसका समय निकलने के बाद उस चीज का शिक्षण ले रहे हैं तो ये भी गलत है। यानी कि सही समय पर उस चीज का ज्ञान देना जरूरी है, ठीक है ना। और चौथा हम क्या देख सकते हैं कि इसके अंदर जो मतलब अगर किसी भी पाठ्य पुस्तक का जो निर्माण किया था ना, वो किसको ध्यान में रख के किया जाता है, बालकों को ध्यान में रखते हैं। इसको आप पूरा कर सकते हैं। अध्यापक को शिक्षण कराते समय यह ध्यान रखना है कि समय से जल्दी या देरी दोनों ही घातक है, ठीक है ना। समय से जल्दी या देरी यानी कि किसी भी समय से ज्यादा जल्दी या ज्यादा देरी दोनों ही घातक है, ठीक है ना। अगर किसी प्रकार का विशेष शिक्षण कराना चाहता है। चौथा आप ये देख सकते हैं कि किसी भी शिक्षक को है ना, जो अध्ययन कराना है तो किसको कराना है, बालक को केंद्र करते हुए, बालक को ध्यान में रखते हुए ही पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना है, ठीक है ना। बालक को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना, ये आ गया आपका शैक्षिक नेता। दोस्तों जैसा कि अब देखिए, अब एक्चुअल में ये है कि इस वाले वीडियो के अंदर हमने चारों जो स्तर है वो देख ली, चारों अवस्थाएं हमने देख ली। जो इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपके अधिगम का अंतिम वीडियो होगा, यानी कि अधिगम के जो सिद्धांत होंगे ना उन सबका वो अंतिम वीडियो होगा। और इस वाले वीडियो के अंदर हम जो लास्ट वाले वीडियो के अंदर केवल एक ही चीज की चर्चा करेंगे। जीन पियाजे ने कुछ विशेष शब्दावली बनाई थी, यानी कुछ विशेष शब्द बनाए थे, ठीक है ना। उनको हम जो अगले वीडियो के अंदर देखेंगे कौन कौन से विशेष शब्द है, ठीक है। आज इस वाले वीडियो के अंदर हम इतना ही देखते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपने ये अपने बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको ये वीडियो जल्दी मिल जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।